केपी कॉलेज लाहौर की यूट्यूब क्लासेज में एक बार वापस आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी लेके आएंगे जिसका नाम है वापसी। वापस से वापसी बनाए। और वापसी का मतलब होता है पुनः एक बार आ जाना। कहानी की लेखिका है उषा प्रेमवदा। प्रेमवदा स्त्रीलिंग है। प्रेमवद का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, और प्रेमवदा यानी मीठा बोलने वाली, और ये उनका नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू एज में है, और इस कहानी बहुत बहुचर्चित कहानी है। इसके अंतर्गत बताया गया कि आदमी बहुत स्नेह वाला होता है, सबसे प्यार करता है, पर उससे कोई नहीं करता, वो अकेला हो जाता है। ये बंदा सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद में अपने परिवार के बीच में आता है, तो परिवार के बीच में आकर के दोस्तों ये अकेला हो जाता है, बिल्कुल अकेला। इसका कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि जिस पत्नी की मांग में इन्होंने सिंदूर भरा था, वो पत्नी भी केवल उनके आगे थाली रख करके उनको छोड़ देती है, और गजाधर बाबू के ऊपर ध्यान नहीं देती। उनके बच्चे हैं जो केवल जब तक वो कमा रहे थे तब तक उनका रखते थे, और कमाने के बाद में अब उनको देखते तक नहीं। इस कहानी के अंतर्गत व्यक्ति के कुंठित मन की मनोदशा को दर्शाया गया है। बहुत ही चर्चित और बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी को हम अभी पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों कहानी पे आते हैं, है ना। कुछ तनाव भी हैं, उसको भी हम जाहिर करेंगे क्यों हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। पर उससे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं, सीधे कहानी पे आते हैं आज। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? तो इसमें एक और नाम आ रहा है दोस्तों, गणेशी। गणेशी नहीं है, गणेशी। डोलची किसको बोलते हैं? डोलसी कुछ पानी वानी भरने का, उसको डोलची बोलेंगे, है ना। देग डेग वगैरह वगैरह होता है, उसी प्रकार से डोलची होती है। डोला टाइप अपन जो बोलते हैं ना, पानी निकालेंगे, डोलो, डोला, उस टाइप। उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जत से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आप ही कुछ खातिर कर पाएंगे। रिटायरमेंट है और गणेश ही शायद इनका नौकर है। वो कह रहा है कि साहब घरवाली ने लड्डू बेचे थे डोलची में। अरे बड्डी नहीं होती, घी की बंडी वगैरह, उस टाइप में, उसको डोलची बोलेंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। विषाद का यानी दुख का। दोस्तों विलोम शब्द है, हालांकि हमारी थोड़ी क्या बोले, कुछ बोले ही नहीं जा रहा है मेरे से तो, पर हर्ष का विलोम शब्द होगा, उसको विषाद बोलेंगे। हर्ष यानी खुशी, और विषाद यानी थोड़ा दुख। तो बाबू से भी, गजाधर बाबू से भी बोला नहीं जा रहा था, विषाद में थे वो। उनको घर जाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। जैसे जो परिचित, जो एक संसार बना हुआ था, एक दुनिया बनी हुई थी, अब उनसे उनका लिंक टूट रहा है। कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। बाबूजी के हमारी भी ध्यान रखना, हमारा भी ध्यान रखते चलना, हमारे खबर लेते चलना। कभी कुछ जरूर हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बेटियां की शादी कर दो। अब की बार जब फसल काटो उससे पहले पहले अपनी बेटी की शादी कर लो। किन्होंने कहा? गजाधर बाबू ने। और किससे कहा दोस्तों? गणेशी से। गणेशी इनका खास सर्वेंट होगा, उसको कहा। गणेशी ने अंगोछे के शोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? अब आप सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता साहब, कि आप मेरे पास में रहते तो मुझे ताकत मिलती, हिम्मत मिलती। अब क्या होगा, कैसे होगा? गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उसका सामान हट जाने से कुरूप और भद्दा लग रहा था। कुरूप यानी जिसमें खराब रूप हो, जिसका रूप ही नहीं हो, कु उपसर्ग है, और भद्दा यानी अगली, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो गजाधर बाबू किस में नौकरी कर रहे हैं दोस्तों? गजाधर बाबू दोस्तों रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? रेलवे। और वो रेलवे क्वार्टर में रह रहे थे। क्वार्टर का मतलब होता है, क्वार्टर यानी
किसी विभाग द्वारा, किसी भी सरकारी विभाग द्वारा अपने नौकर को, अपने जो कर्मचारी है उनको रहने के लिए जो मकान दिया जाता है, कमरा दिया जाता है, उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो वो कमरा बड़ा अजीब सा दिख रहा था क्योंकि सामान खाली कर दिया था उन्होंने। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे, वहाँ जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे थे तो दोस्त वगैरह उनके ले गए थे। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में ये बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। अब उनको लगा कि मैं मेरी बीवी के साथ में और बच्चों के साथ में मेरे साथ घर पे रहूंगा, तो वो अंदर से थोड़े दुखी हो जाते। दुर्बल, दूरधन बल, जिसके अंदर बल नहीं है। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। तो दोस्तों इन्होंने रेलवे में कितने साल की नौकरी की है? 35 वर्ष। आपको अपनी डायरी में ये चीज़ें लिखते हुए चलना है। 35 वर्ष। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने कब इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। उन्होंने सोचा था कि रिटायर होने के बाद में हम परिवार के साथ रहेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों इनके 3 तो बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम अमर है और एक बेटी का नाम कांति है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कांति नाम है ना। तो उसकी उन्होंने शादी कर दी थी और 2 बच्चे थे वो अभी भी पढ़ रहे थे। 2 बच्चे थे वो अभी भी क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। किनके? गजाधर बाबू के। वापिस से अपन देखते हैं कि गजाधर बाबू रेलवे में इन्होंने 35 वर्ष नौकरी की है, वहीं पर रहे थे ये, और वहाँ से भी इन्होंने 35 वर्ष के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और इनके 4 संतान हैं, जिसमें से 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी का नाम कांति है जिसकी शादी हो गई है। बेटे का नाम, सबसे बड़े बेटे का नाम अमर है। इनके पास में अपना एक नौकर था जिसका नाम था गणेशी। ठीक है दोस्तों, लिखना है आपको इस बात को। गजाधर बाबू नौकरी कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे। उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो, इस कारण से वो ऐसे रहे। मतलब गजाधर बाबू शहर में ही रहे, घर पे नहीं आए। उन्होंने वहाँ रेलवे के जहाँ पर नौकरी लगी, जहाँ पर स्टेशन था, वहीं पर रहे। घर पर इसलिए नहीं आए क्योंकि हो सकता है कि बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए जहाँ थे वो वहीं पे रहे। कौन रहे दोस्तों? गजाधर बाबू। अपने को ये नाम याद करने हैं, है ना, ताकि जैसे ही नाम याद हो जाएगा आपको वो कहानी पूरी की पूरी अपने दिमाग में बैठ जाएगी, पूरी फिट हो जाएगी। अच्छा ये वो कहानी है गजाधर बाबू तो वापसी है ना। इस प्रकार की कहानियां हैं। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे। अगर आ सकता है प्रश्न कि इनका चरित्र चित्रण कीजिए। स्नेही का मतलब होता है सबसे मित्रवत व्यवहार करने वाले, है ना, सबके साथ किसी का बुरा नहीं सोचने वाले। और स्नेह के आकांक्षी भी। आकांक्षा का मतलब होता है बदले में मुझे वही चीज मिले, आकांक्षा करना, अपेक्षा करना। और वो स्नेही थे, स्नेह सबको देते थे और वो स्नेह लेना भी चाहते थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, मजाक करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहरा सूनापन भर उठता। फैमिली वाले आते और वापस चले जाते ना, तो वो सूनापन आता, अकेलापन आता उनके मन में। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कवि प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी को स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। हालांकि वो कवि टाइप में नहीं थे। कवि, प्रेमी और पागल ये दोनों एक ही किस्म के होते हैं, तो उस प्रकार से ये नहीं थे। फिर भी उनको वो अकेले जब रहते थे तो उनको वो समय काटता था, कैसे रहे, कैसे करें, क्या करें। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। वो कौन? उनकी बीवी। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर रसोई के द्वार पर निकल जाती और उनकी सल्लज आंखें मुस्कुरा उठती। सल्लज का मतलब लज्जा के साथ,
और वो थोड़ी मुस्कुरा देती। गजाधर बाबू को तब तक हर छोटी बात याद और वह उदास हो उठते। जब वो बातें याद आती तो उदास हो जाते हैं। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। उनकी पत्नी जब उनको इतना प्यार करती थी, तो अब वो मौका आया है 35 साल के बाद में कि वो वापस घर पे जाएंगे और अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और ऐसा ही मजा कुछ करेंगे। वो चीजें थी। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। चारपाई यानी खाट, जिसको अपन बोलते हैं मौसो, है ना, चारपाई। जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कौ की आवाज आ रही थी। कोई आवाज कर रहा था अंदर। इतवार का दिन था दोस्तों, इतवार बोलते हैं छुट्टी को। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। अब वो घर पे आ गए हैं। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। चेहरा उतरा हुआ है, स्निग्ध का मतलब हल्की सी चिकनी मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वो बिना किसी खांसे अंदर चले आए और जहां पे नाश्ता कर रहे थे वहां पर वो चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गर्द रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंसकर दोहरी हो रही थी। तो दोस्तों इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, 3 बेटे नहीं हैं। एक तो है हालांकि कांति, एक अमर, अमर लड़का, कांति लड़की, और एक लड़का है नरेंद्र, हालांकि मोदी नहीं है, और एक हो जाएगा बसंती। अब ये नाम आपको लिखने हैं, ये नाम लिखने हैं आपको। स्नेही नाम का कोई लड़का लड़की नहीं है रे, ये तो यूं ही है, ठीक है। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था। मतलब कपड़े कैसे पहने हुए, क्या है वगैरह वगैरह, उसको कोई भी होश नहीं था। और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी, मतलब कोई बहाना नहीं, और बड़े मजे से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला मुंह से लगा दिया। बहू को होश आया और उसने झट माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा और बसंती हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? मतलब क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने चिटपिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि जब भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। मतलब जैसे उसने लगा, गजाधर बाबू को लगा था कि मैं भी जाऊंगा और ये जब मजाक कर रहे हैं मैं भी साथ साथ में करूंगा, पर जैसे ही वो वहां पे गए तो सब चुपचाप, और कुंठित का मतलब दुखी टाइप में लगने लगे। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई, और जैसे ही वहाँ पे और ऐसा देखा कि भाई मेरे आने के कारण ये सब डिस्टर्ब हो गए, तो थोड़े से खिन्न हुए अंदर से, यार मुझे नहीं आना चाहिए था, ऐसी फीलिंग्स आई। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? मुझे भी चाय लाओ, और तुम जो अम्मा है, तुम्हारी माँ जी है, वो अब क्या कर रहे हैं? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय सानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। देखो वो पास में आए तो सब उठ के जाने लग रहे। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी, और बसंती थी केवल वो अपने पापा के पास में बैठी, गजाधर बाबू के पास में, बाकी धीरे धीरे सब उठने लगे। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी ली, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है। बेटा चाय तो फीकी लेके आई, ये क्या क्या तुमने? लाइए चीनी और डाल दो, बसंती बोली। थोड़ी चीनी डाल देती हो। चीनी यानी शक्कर, खर्ड? रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, चाय मैं बाद में पी लूंगा। ये कहानी मुझे उस टाइप से सैड बैठ रही है। आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम है बागवान। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। बागवान एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, और अगर आप उसको आराम से देखेंगे, है ना, ठंडे दिमाग से उस मूवी को देखेंगे, और अगर वो आपको कहानी समझ में आ गई तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको रोने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बढ़िया कहानी है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिनके पास में भी समय मिले, जब भी समय मिले, आप बागवान करके मूवी जरूर देखना, ताकि आने अभी युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि माँ बाप क्या है और हम संतान का दायित्व क्या है। कौन सी मूवी है? बागवान।
जरूर देखना, मतलब एक बहुत ही मैसेज भरी मूवी है ना, मैसेज भरी मूवी है। फिल्म सबको देखनी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको समय निकाल के एक बार अपने मम्मी और पापा के लिए इस मूवी को देखना है। आप बहुत कुछ सीखेंगे इस मूवी से। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ के अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करके तुलसी में डाल दिया। अर्घ का मतलब होता है भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो लोटा होता है, अर्घ देना, है ना, वो वाला लोटा। और अशुद्ध का मतलब होता है भाषा उनकी, हो सकता है उनके व्याकरण का कोई दोष हो और वो कुछ ढंग से बोल नहीं पाई और इस प्रकार से वो निकल गई और तुलसी में पानी डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। फांस का मतलब होता है बांस की जो नहीं होती पतली पतली, जो जैसे हाथ में लग जाती तो यूं लगती है हाथ के, वोडारी फण जिसको अपन बोलते हैं। अरे वोडारी के फण लगी भी, लकड़ी का कुछ होता है ना जैसे फांस वगैरह, तो उस टाइप से उनके लगा के जैसे किसी ने चुबा दिया हो। अपने आप काम में लग गए, आखिर बच्चे ही है, कोई बात नहीं, सब अपने अपने काम में लग गए, बच्चे हैं, जाने दो। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा। अच्छा, झूठे पड़े बर्तन। फिर कहा, सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में गया घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। मतलब नौकर भी नहीं आया तो शायद बहू ने उसको बाजार भेजा होगा और वो फिर चुप हो गई। ऐसा ज़्यादा आगे कुछ नहीं कहा। अब देखो तनाव पैदा हो रहा है, परिवार है, परिवार में कई बार उथल पुथल होती है, पर ऐसा नहीं कि आप उसको किसी को नेगलेक्ट करना शुरू कर दें। देखो तनाव जरूरी, तनाव तो हो ही जाता है ना, मतभेद हो ही जाता है, कई बार विचार नहीं मिलते, पर उस बात को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। जिसकी मर्यादा है उसकी मर्यादा करना हमारा परम दायित्व बनता है। कभी कभी आवेश में कुछ बोल देते हैं, क्योंकि जब आदमी अपना सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो आवेश में बोलना पड़ता है कई दफ़ा, पर आखिर वो आपसे बड़ा है तो बड़ा ही है, उसका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, या फिर उसको कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, पर अपने से जो बड़ा है उसको समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है ना, तो मज़ा कुछ और आता है। हालांकि होता रहता है, देखो सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है और मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है, उसको तो कुछ कह नहीं सकते। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। जैसे ही उन्होंने नाश्ता किया तो अपना जो नौकर था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, गणेशी, और उसकी याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। पैसेंजर का मतलब क्या? वैसे पैसेंजर का मतलब तो यात्री होता है, पर यहाँ पे हो जाएगा यात्रियों वाली ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। आने से पहले वो सुबह सुबह क्या बना लेता था, पूड़ी वगैरह वगैरह नाश्ता बना लेता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच की गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरी 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई, इतनी बढ़िया वो चाय बनाता था। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में देर नहीं की। जिस समय जैसे 10 बजे चाय आती थी तो 10 बजे ही चाय आती थी उनके पास में। इतना जो नौकर था उनका वो स्वामी भक्त था। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े, कभी हिम्मत नहीं हो, बोलो क्या हिम्मत हो कभी उसको कुछ कहना पड़ेगा, भाई ऐसा क्यों? भाई साहब इतना बढ़िया नौकर था उनका। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। व्याघात का मतलब विधन आज्ञा, विधन आघात। पहली तो इसमें है यण संधि। प्यारे विद्यार्थियों क्या बताएं, इसमें हो जाएगा दोस्तों विधन आघात, इसमें हो जाएगा। पहले तो है इसमें यण संधि, कौन सी है? यण संधि। और अगर यूं देखें तो वी इसमें उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और वी धन आ, और व्याघात का मतलब होता है कुछ आघात कर लेना, कुछ प्रहार टाइप में।
आघात पहुंचा। वह कह रही थी सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटती पीटती उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता, कोई मेरी तो हेल्प ही नहीं करता इस घर में, इस काम में। बहू क्या करती है? बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है, वो तो पड़ी रहती है, और बसंती को कुछ कहें तो बोल रहे मुझे कॉलेज जाना है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। शाम का खाना तुम बनाओगे, सुबह तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। बाबूजी का मतलब पापा, यहां पे पापा आ जाएगा। पापा पढ़ना भी तो पड़ता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। और दोस्तों सीधी सी बात है कि जब आपकी पत्नियां घर में बैठी हैं, हालांकि तुम तो कोई शायद मैरिड पर्सन नहीं हो, पर एक बताता हूं कि हमारी माँ अब 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अपनी बड़ी भाभी हैं, वो घर में बैठे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे, और माँ भी अब भी वही खाना बना रही है। तो दोस्तों ये विडंबना है, ये विडंबना उनके पति की है। उनको समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। माँ जिंदगी भर ये चीज़ें करने के लिए थोड़ी है। अगर आप में समझदारी हो तो अपनी पत्नी से कहिए, अपनी पत्नी को समझाओ कि जब तक आप यहाँ पे हैं तो मम्मी से कुछ भी काम ना करवाए। मम्मी को तो बोलो कि तुम मंदिर जाओ, सुबह शाम टहला करो, ताकि बीमार ना हो कम से कम। अब भी अगर वो कर रही है ये काम, आपकी बहू घर में है और आपकी माँ अगर काम कर रही है, तो दोस्तों शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक अच्छे पुत्र की जो भूमिका होती है वो नहीं निभा पा रहे हैं, है ना। और बाकी वाला कोई नहीं बोलेगा। जैसे अपनी बात करें, मैं हूं तो मैं मेरे भाभी को नहीं बोल पाऊंगा कि भाभी तुम्हें ये रोटी बनानी चाहिए, मम्मी यूँ है, वो है, माँ यूँ है, वगैरह वगैरह नहीं कर सकते। ये उनके पति की जिम्मेदारी, मेरे बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि वो बोले कि यार हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी डूइंग नाउ। खैर समझने की बात है, देखो बुरा नहीं मानना है किसी को, एक जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। और वही बात इनके पति को लगी, गणेशी बाबू को, गजाधर बाबू को लगी, सॉरी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी यार। कितने वर्ष वो काम करेंगे, उसी के लिए वो थोड़ी बने। माँ बाप हैं, बुढ़े हो गए हैं, औलाद का दायित्व बनता है साहब। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करो तो सुनती नहीं। शीला के घर पे जाती है, इसकी फ्रेंड के घर पे, और वहाँ पे बड़े बड़े लड़के हैं, और मुझे उसके घर में जाना अच्छा नहीं लगता। किसी दिन ऊंच नीचे हो गई तो मैं क्या काम मुँह दिखाऊंगी। तो ये बात उसकी माँ ने कही। किसके लिए? बसंती के लिए। इसकी तो शादी हो गई है। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। बैठक का मतलब जहाँ पे बैठने का जो कमरा होता है वहाँ चले गए। घर छोटा सा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। ऐसी जगह थी गजाधर बाबू कहीं रह नहीं सकते थे। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। मेहमानों के लिए होता है वैसा, उनके लिए एक पतली सी चारपाई ले आए थे। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगे। अनायास नहीं, बिना प्रयास के। उनको लगता था कि मुझे टेम्परेरी शायद रखा जा रहा है यहाँ पे, उनको ऐसी फीलिंग आती थी। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। इनको लगा कि मैं उस रेलगाड़ी की भांति हो गया हूँ, शायद मुझे थोड़े दिन यहाँ पे रहना है, फिर शायद मेरा जैसे आया और गया उसी प्रकार से मेरा भी हो जाएगा। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के साथ अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे।
मतलब उनके लिए एक ऐसा कमरा था जिसमें बहुत सारे मर्तबान थे। मर्तबान में समझते होंगे आप, अचार की जो बरनी होती है ना सीमेंट की वगैरह, उसको मर्तबान बोलते हैं। वो थी उस कमरे में। उस कमरे में छोटा सा तो वैसे ही कमरा था, चावल के कनस्तर थे, कनस्तर ने डिब्बा जिसमें चावल भर के रखता है, वो चीज़ें थी, रजाइयाँ पड़ी थी, दरियाँ पड़ी थी, रस्सियाँ पड़ी थी, और उसके लिए वो उनके लिए वो कमरा दे दिया गजाधर बाबू के लिए। उनके लिए, किसके लिए? गजाधर बाबू के लिए। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी। अलगनी किसको बोलते हैं? बहुत अच्छा शब्द आया है, अलगनी। ये ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद करना है और जीवन भर याद रखना है। अलगनी का अर्थ क्या होता है? अलगनी का मतलब होता है एक रस्सी बंधी हुई होती है ना, उसको अलगनी बोलेंगे। जैसे यहाँ से इस दीवार से उस दीवार तक रस्सी है और उसके ऊपर कोई कपड़े वगैरह डालते हैं। आजकल तो हैंगर आ गए, पहले हैंगर नहीं हुआ करते थे, हालांकि अब भी नहीं है मिडिल फैमिली में, तो उसको ये बोला करते हैं अलगनी। एक अलगनी लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई है अलगनी? हाँ, एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे, और उसकी बेटी जो बसंती थी वो अपने कपड़े है वो उस पर टांगे रहती थी, फेंक देती थी। वैसे वो बरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आधा बैंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। एक और कमरा था जिसके अंदर बैत की कुर्सियां, बैत का मतलब होता है एक पेड़ होता है और उसकी लकड़ी से बनी हुई चेयर होती है ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे हुआ करती है। रेलवे स्टेशन पे हालांकि आजकल सीमेंट वगैरह आ गया, पर वो पहले लकड़ी होती थी, वो मजबूत होती है बैत, तो उसकी लकड़ी के बने हुए थे और नीली गद्दियां बनी हुई थी। उसके ऊपर जो सोफे थे वो नीले कलर के, और कुछ कुशन थे। कुशन का मतलब होता है कशिंदादारी नहीं होती, तो कुछ कशिंदादारी किए हुए वो बेडशीट्स वगैरह थे, वो पड़े थे उस कमरे में। एक कमरे में अपनी बड़े बेटे अमर और अमर की पत्नी के लिए, एक कमरे में वो उसका सामान दूसरे वाले का, एक कमरा में ऐसा सामान पड़ा था जो शायद इनको देने वाले थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। अब एक बैठक रही थी उनके पास में, और कोई शिकायत वगैरह होती या घर की कोई बातचीत होती तो बैठक में सब कुछ करना पड़ता था। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। उनको लगा कि घर में क्या हो रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब अपने अपने बोलो विचारों में मग्न है, दूसरे का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा नहीं, बागवान देखना आप, सेम ऐसे ही है। बागवान फिल्म में कुछ ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए, कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, घर में मेरे पास में पैसा कम रहेगा, तो आपको जितने भी जो भी खर्चे कर रहे हो उस खर्चों में थोड़ी रियायत बतलाओ, इतने खर्च मत करो। सभी खर्च की तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं, यही जोड़ गांठ करते करते बुढ़ी होगी, न मन का पहना न ओढ़ा। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं किसके लिए ऐसा करूं, ना तो मैंने ढंग का कोई कपड़ा पहना आप लोगों के लिए चक्कर में, न मैंने ढंग का कुछ खाया न कुछ पिया, मैं क्या करूं, पैसे तो ऐसे ही खर्च होंगे। गजाधर बाबू ने आहत यानी दुखी, विस्मित दृष्टि से, अचंभे से पत्नी को देखा। आहत होकर, दुखी होकर, यार मेरी पत्नी और ये भी ऐसे बोल रही है। दुखी होकर, विस्मित होकर के ऐसा देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। हैसियत तो सबको पता होती नहीं, मेरी हैसियत क्या है भाई, वो ऐसा कर सकता है तो वो उनकी हैसियत है, उनके पास में पैसा है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरी हैसियत ऐसी नहीं है। और कभी भी किसी से खुद को कंपेयर मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए वो ऐसा है और उसका हुआ और उसका वो ऐसा और वो यूं नहीं। समय हर चीज में, कई बार होता है ना भाई, उनकी नौकरी लगी मेरी नहीं लगी, उनकी मेहनत थी, उनके समय उनके फेवर में था, मेहनत भी थी, उनके अंदर टैलेंट भी था, वो लगे। हमें प्रतिस्पर्धा जरूर रखनी है, जलन नहीं रखनी है। मेरे लिए, सबके लिए, आप सबके लिए लागू होती है वो चीजें। जलन बुरी चीज है, प्रतिस्पर्धा रखो, वो लगे मुझे भी लगना है। कभी कभी कुछ होता है, समय साथ नहीं दे वगैरह वगैरह, हालांकि लोग, आप समझदार लोग किस्मत को मानते नहीं है, मैं तो मानता हूं कई बार किस्मत अपना साथ नहीं दे पाती, तो वो चीजें एक अलग है।
और उसी तरह ये कह रहे हैं, गणेशी बाबू कह रहे हैं, नहीं सॉरी गजाधर बाबू, कि हैसियत उनको पता थी कि मेरी हैसियत क्या है, वो रेलवे के रिटायर हुए हैं, तो अब तो इनकम है आधी हो गई उनकी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, ये स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। चलो आप तंगी हैं घर में तो बिल्कुल कहो, पर आप इस तरह से न कहो कि अगले वाले को बुरा लगे। और ये बात गजाधर बाबू को बोलो लगी कि यार मेरी बीवी भी मुझे ऐसा क्यों कह रही है। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता। अगर अपने हस्बैंड से वो बताते ना कि ये चीज़ हुई, ऐसा हुआ, तो शायद वो कहीं मिल बैठ के उस बात के ऊपर चर्चा करते। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए जिम्मेदार वही थे। पर उनके साथ में स्नेह से बात नहीं की जाती थी, बल्कि उनके साथ में शिकायत की जाती थी। और गजाधर बाबू इस कारण से बहुत दुखी होते थे कि जिंदगी भर मैंने जो भी किया और उसके बावजूद मुझे यह समय देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस कहानी का मतलब ये है कि आदमी अकेला रह जाता है, और अकेला आदमी रह जाता है ना, तो हम स्नेही आदमी जो होता है और वो अकेला रहता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से वो हमें स्नेह दे रहा है उसी प्रकार से उसको भी स्नेह दिया जाए, उसको भी स्नेह दिया जाए। इस प्रकार से आप उसको अलग ना कीजिए कि उसको महसूस होने लग जाए कि वो सच में आपसे अलग है, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्रों में हो, चाहे घर हो, चाहे अपने कार्यस्थल पर हो, कहीं पर भी हो। तो वो जो गजाधर बाबू की हालत है, वैसी हालत किसी के साथ नहीं करनी है। और समय एक ऐसी चीज़ है कि किसी का भाग्योदय बाद में होता है, किसी का पहले होता है ना। मैं तो कह रहा हूँ अभी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, मेरे जितने भी साथी लगे हैं उन सभी साथियों को मैं दिल से शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वे जो भी बेरोज़गार है उनका जो भी बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं मित्र, उन सभी का मनोबल बढ़ाएंगे और बहुत जल्द सभी को प्रेरित करेंगे, और एक ऐसा मुकाम पेश करेंगे कि बाकी वाले हैं उनसे हिम्मत बांधेंगे, उनसे देख करके उनको हिम्मत आएगी। और अगर आपको इस टॉपिक के संबंधित कोई प्रश्न है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगला वीडियो हम डालेंगे और उसके अंतर्गत लास्ट वाला भाग होगा। अभी मैं भरत कोराना आपसे विदा लेता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब्बा खैर।